नमस्कार। आप सबका कहानियों की जुबान में हार्दिक स्वागत है। आज हम कहानियों की इस संसार में मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी विजय सुनेंगे। शहजादा मसरूर और मलका मखमूर दोनों शादी करके काफ़ी खुश रहने लगे। मसरूर गाय चराता और खेत जोतता, तो वहीं मखमूर खाना पकाती और चरखा चलाती। इस तरह दोनों मिलजुल कर अपना जीवन चलाते थे। दोनों अपनी इस शादीशुदा जिंदगी से काफ़ी खुश थे। उनके जीवन में कोई फिक्र या परेशानी नहीं थी। लेकिन जैसे हर दिन एक जैसा नहीं रहता, उसी तरह उनके भी दिन बदलने लगे। इसका कारण था मसरूर के दरबार का नजरबंद सदस्य बुल हवस खां। बुल हवस खां एक फसादी आदमी था, जिस वजह से उसे दरबार से नजरबंद किया गया था। अब वह धीरे धीरे मलका मखमूर का खास बन गया। मलका अपनी सभी सलाह उसी से लेने लगी। उसके पास एक हवाई जहाज था, जिस पर बैठकर वो महज कुछ ही मिनटों में हजारों मील दूर दुनिया की सफर करता और खबर लाता था। कभी कभी मलका भी उस जहाज पर बैठकर दूसरे देशों की सैर करती थी। बुल हवस कहता था कि बादशाह को अपना साम्राज्य अन्य देशों को भी फैलाना चाहिए। उन्हें दूसरे देशों पर कब्जा करके धन कमाना चाहिए। इसी तरह की कई बातें करके वह मलका के कान भरता और मलका भी उसकी बातों को ध्यान से सुनती। धीरे धीरे मलका के मन में भी बुल हवस की बातें घर कर गई और उसे अभी अपना सुखी जीवन परेशान करने लगा। मगर मसरूर एक शांति प्रिय व्यक्ति था। धीरे धीरे दोनों पति पत्नी के बीच कलह बढ़ने लगी और उनके रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ संदेह बाकी रह गया। इतना ही नहीं, उसके कुछ दरबारी भी उसका विरोध करने लगे। इन सब से परेशान होकर एक दिन उसने सारी सल्तनत मलका के हवाले कर दी और खुद एक पहाड़ी इलाके में जाकर छिप गया। इस बात को वर्षों गुजर गए। अब मलका अपने सल्तनत की रानी थी। दूसरे देशों पर कब्जा करने के लिए उसने एक बड़ी सेना तैयार कर ली थी, जिसे लेकर उसने कई पड़ोसी मुल्कों पर आक्रमण किया और उन्हें लूटा भी। वहीं इन सब के बीच उसके सल्तनत में अब पहले जैसी शांति नहीं थी। उसके लोग आपस में ही एक दूसरे के विरुद्ध हो रहे थे। इन्हीं में से एक था कर्ण सिंह बुंदेला। उसकी अपनी ही एक अलग फौज थी, जो मलका के कारनामों के खिलाफ था। उसकी फौज कोई हथियारबंद सेना नहीं, बल्कि गाने बजाने वाले लोगों से भरी हुई थी। एक दिन कर्ण सिंह बुंदेला की फौज ने मलका के महल में चढ़ाई कर दी। मलका को लगा कि वो इन्हें आसानी से हरा देगी। यही सोचकर मलका ने कर्ण सिंह के काफिले पर हमला करने के लिए अपनी सेना भेजी। उसकी सेना ने जब वहां पहुंचकर कर्ण सिंह और उसके काफिले के गीत सुने, तो उनके दिमाग पर एक नशा छाने लगा। जिसने भी उनका गीत सुना, नशे में खोकर बेहोश हो गया। मलका दूर से यह सारा माजरा बस देखे जा रही थी। फिर उसने खुद वहां पर जाने का फैसला किया, लेकिन मलका का हाल भी उसकी सेना जैसा ही हुआ। उन गीतों की आवाज सुनते ही वह भी मदहोश होकर बेहोश हो गई। इसके बाद कर्ण सिंह शाही महल में पहुंचता है और अपना गीत गाना बंद कर देता है। जैसे ही उसका गीत बंद होता है, मलका होश में आती है और उसने कर्ण सिंह से फिर से वही राग सुनाने की इच्छा जाहिर की। मलका के साथ ही होश में आए उसके सिपाहियों ने भी अपना मत देते हुए कहा कि उन्हें भी वही राग सुनना है। उन्हीं के सल्तनत में सूबेदार लोचन दास भी रहता था। जब उसे कर्ण सिंह के विजय की खबर मिली, तो उसने भी विद्रोह करने की ठानी। वह भी अपनी फौज लेकर राजधानी में आ गया। मलका ने भी अपने सैनिकों को युद्ध करने के लिए तैयार रखा हुआ था, लेकिन इस बार भी वही हुआ। बंदूक और तलवार जैसे हथियारों से बंधे उसके सैनिक सूबेदार लोचनदास की सर्कस करने वाली फौज के सामने एक पल भी नहीं टिके।
जैसे ही उसके सैनिक युद्ध मैदान में गए, वहां पर सुंदर नर्तकियों, एक्टर, सर्कस और बाइस्कोप देखकर वो सभी अपना होश खो बैठे। सूबेदार लोचन दास की सर्कस फौज बर्फिस्तानी चोटियों और बर्फ के पहाड़ से लेकर पेरिस का बाजार, लंदन का एक्सचेंज, अफ्रीका के जंगल, सहारा के रेगिस्तान और जापान की गुलकारियां जैसे सैकड़ों विचित्र आकर्षक दृश्य सर्कस में दिखा रहे थे। मलका की पूरी फौज युद्ध भूलकर बेतहाशा होकर इन दृश्यों को देखते हुए बेहोश हो गए। यहाँ तक कि मलका भी बेहोश हो गई। वहीं लोचन दास अपनी विजय की हुंकार लगाते हुए जब शाही महल में आया तो मलका और उसके सिपाही होश में आ गए। एक बार फिर से उन्होंने लोचन दास से वही तमाशा देखने की इच्छा जाहिर की। इसी तरह अपनी दूसरी हार देखकर मलका मखमूर को बहुत दुख हुआ। वह पूरा दिन सोचती रहती कि अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन उसका सारा राज्य उसके हाथ से निकल जाएगा। इन हालातों के लिए वह शाह मसरूर को भी कोसती थी। उसका सोचना था कि अगर मसरूर इस तरह सल्तनत से न जाते तो आज उनकी ऐसी दशा नहीं होती। इसके बावजूद भी मलका ने ठाना कि वो अपनी सल्तनत को बचाने के लिए मसरूर की मदद नहीं लेगी। मलका जब भी उन आकर्षक गीतों को सुनती और मनमोहक सर्कस के दृश्य देखती तो उसे अपनी सल्तनत की खबर नहीं रहती। वह सब कुछ भूलकर बस आनंद महसूस करती थी। एक दिन बुलहवस खां ने लिखा कि उसे उसके दुश्मनों ने घेर लिया है और वो चारों तरफ से हमला कर रहे हैं। बुलहवस खां के संदेश का मलका पर कोई असर ना हुआ। मलका और उसकी फौज केवल और केवल गाने सुनने और सर्कस देखने में ही व्यस्त थे। इतने में 2 सूबेदारों ने फिर से बगावत कर दी। इस बार मिर्जा शमीम और रसराज सिंह ने मिलकर राजधानी पर हमला कर दिया। मलका की फौज में अब न पहले जैसी वीरता थी और न ही सल्तनत को बचाने की आग। गाने बजाने शहर तमाशे ने उन्हें आराम से रहने वाला बना दिया था। वहीं मिर्जा शमीम की फौज के सिपाही भी लड़ाकू नहीं थे। उसके किसी सिपाही के हाथ में फूलों के गुलदस्ते थे तो किसी के हाथ में इत्तर की खुशबूदार शीशियां थी। पूरे मैदान में बस मनमोहक खुशबू ही फैली हुई थी। किसी के पास कौरमे और कबाब थे, कोई खुबानी और अंगूर लिए खड़ा था तो कोई इटली की चटनी और फ्रांस की कबाब। मलका की फौज जैसे ही मैदान में आती है वह मिर्जा शमीम की सुगंधित खुशबू सूंघते ही मदहोश हो जाती है। उसकी सेना ने अपनी तलवार फेंक दिए और रसराज के स्वादिष्ट पकवानों का लुत्फ लेने लगे। इस बार उसकी फौज का हाल भिखारियों जैसा हो गया था जो तरह तरह के खाने के लिए अपना हाथ फैलाए मांग रही थी। सब कुछ खाने के बाद उसकी पूरी फौज वहीं पर बेहोश होकर ढेर हो गई। यही हाल मलका का भी था। वह भी जी भरकर खा पी लेने के बाद बेहोश हो गई। अब मलका अपनी पूरी सल्तनत हार चुकी थी। वह अब इन लोगों की गुलामी करने लगी। कभी कभी कर्ण सिंह के दरबार में हाजिरी लगाती तो कभी कभी मिर्जा शमीम की खुशामद करती थी। हाँ, कभी कभी थक जाने और बीमार होने पर अकेले बैठकर घंटों रो लेती थी। वह मन ही मन चाहती थी कि मसरूर को मनाकर वापस ले आए, लेकिन अगले ही पल उसका मन बदल भी जाता था। बुलहवस खां ने जब सल्तनत की यह कमजोरी देखी तो उसने भी मलका से बगावत करने की ठानी। उसकी फौज ने अगले ही पल में मलका की फौज को हराकर उसे बंदी बना लिया। गिरफ्तार करने के बाद मलका को एक कैद खाने में बंद करवा दिया गया। अब वह किसी का सेवक नहीं था बल्कि खुद मलका का स्वामी बन गया था। जिस कैद खाने में मलका को कैदी बनाया गया था वह बहुत ज्यादा विचित्र था।
वो कैद खाना इतना लंबा चौड़ा था कि वहां से कोई बाहर भाग ही नहीं सकता था। वहां पर कोई पहरेदार नहीं थे, ना ही कैदी के हाथों पैरों में कोई बेड़ियां थी। फिर भी मलका अपने पूरे शरीर को तारों से बंधा हुआ महसूस करती थी। वह उस कैद खाने में अपनी इच्छा से हिल भी नहीं सकती थी। कैद खाने में दिन के समय वह जमीन पर मिट्टी के घरौंदे बनाती थी और उन्हें महल की तरह समझती थी। पत्थर के टुकड़ों को गहनों की तरह पहनती और कहती कि उसके सामने हर तरह के हीरे जवाहरात फीके हैं। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। मिर्जा शमीम, लोचनदास सभी उसे हर वक्त घेर कर रखते थे। उन लोगों के मन में डर भी था कि कहीं वह कैद में रहते हुए भी शाह मसरूर तक कोई संदेश न भेज दे। वहीं मलका भी उस कैद से निकल भागने की सोचने लगी। दोस्तों, आगे की कहानी हम इसके दूसरे भाग में सुनेंगे।